हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डेट है 23 मतलब 23 ऑफ जैन को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। पहले इसकी लिस्टिंग डेट थी 22 जनवरी को, पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कारण छुट्टी होगी 22 तारीख को, तो 23 जनवरी को इसकी लिस्टिंग डेट है। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। और उसके अलावा जिन जिन लोगों को यह आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, वो खरीदने के इच्छुक हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस आईपीओ को लेकर, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, पर मैं सारी चीजें आपके क्लियर जरूर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, बात करें मेडी असिस्ट हेल्थ केयर के आईपीओ की, तो लिस्टिंग डेट है 23 जनवरी को। सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है और 10 बजे कोई भी आईपीओ होता है उसकी लिस्टिंग होती है 10 बजे, ठीक है। और सुबह में आपको जब लिस्टिंग होगी 23 जनवरी को, सुबह मैं आपको टेलीग्राम वगैरह पर भी अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, मतलब किस प्राइस पर ये अंदाजन लिस्ट हो सकता है, ये सिर्फ अंदाजा बता रहा हूं आपको। तो देखिए 418 रुपए के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है, 418 रुपए के अंदर, ठीक है। और इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 42 रुपए के आसपास, मतलब करीब करीब 30 से लेकर 45 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 42 रुपए के आसपास। जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, अंदाजा लेकर ही चले, फिक्स चीज ना माने। तो जीएमपी के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है करीब करीब 460 रुपए के आसपास, 460 रुपए के आसपास ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक अंदाजा है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है। फिर भी हम रेंज लेकर चलते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो रेंज लेकर चलते हैं। तो करीबन 440 रुपए से लेकर 470 रुपए के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, ऐसा अंदाजा है। तो अंदाजन हमने लिस्टिंग प्राइस इसकी जान ली कि भाई 440 से 470 रुपए के बीच में अंदाजन ये लिस्ट हो सकता है। अब अंदाजन इसका लिस्टिंग गेन्स हमें कितना मिल सकता है, कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, वो भी हम जान लेते हैं। तो 42 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 35 शेयर्स का ये लॉट है, 14 से 70 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। तो अंदाजन इतना लिस्टिंग गेन्स मिलने की संभावनाएं हो सकती है, करीब करीब 10% जैसा हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। और देखिए मार्केट अच्छा रहता है तो थोड़ा बहुत और ज्यादा लिस्टिंग गेन्स मिलने की संभावनाएं हो सकती है। जैसा हमने रेंज बताई है, मार्केट थोड़ा खराब भी रहता है तो थोड़ा और नीचे भी लिस्ट हो सकता है, पर उम्मीद है कि इसके आसपास लिस्ट हो जाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि पिछला जो आईपीओ था ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ, उसकी जो लिस्टिंग हुई थी पहले डाउन में हुई थी, जिस हिसाब से जीएमपी चल रही थी उस हिसाब से लिस्टिंग तो हो गई, फिर क्या है कि बाद में वो शेयर चढ़ गया और शुरुआत के अंदर जीएमपी जबरदस्त चल रही थी, बाद में डाउन हो गई जीएमपी, ठीक है। जीएमपी डाउन हुई, जीएमपी के अनुसार ही लिस्ट हुआ। फर्क क्या है कि शेयर जो है लिस्टिंग वाले दिन ही मतलब अच्छा लिस्टिंग गेन्स देके चला गया, तो ऐसा भी हो सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा भाई, हर आईपीओ हर शेयर एक जैसा पैटर्न तो फॉलो नहीं करता है, पर हमें चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि भाई बाद में पिछले आईपीओ में ऐसा भी हुआ था, वो चीज हमें नोटिस के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि इसकी भी जीएमपी ठीक चल रही थी पहले, फिर डाउन हो गई, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसकी भी एंकल लिस्ट वगैरह अच्छी आई है। फिर दोस्तों, इसकी जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस जान लिया, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स जान लिया, अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आईपीओ का जब हमने रिव्यू किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि भाई इसकी जीएमपी जो है कम चल रही है, बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, तो हिसाब से लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी ठीक नजर आ रही है। और जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेन्स मिले या ना मिले, इसकी संभावनाएं मतलब थोड़ी कम नजर आ रही है, मतलब मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी पहले ही, आप रिव्यू वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब क्या है कि अभी हमारी आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेक्टर इसका अच्छा है और अपने सेक्टर के अंदर ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है इंडिया के अंदर, तो ये इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो ये कंपनी जो है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब ये कंपनी क्या करती है, एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, हॉस्पिटल होता है और जो पॉलिसी होल्डर होता है। अब पॉलिसी होल्डर क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बाय करता है, फिर क्या है कि भाई उसको क्लेम सेटलमेंट वगैरह करना होता है या कैशलेस कुछ करवाना होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा होता है, तो भाई सारा जो पैसा है हेल्थ का, भाई इश्यूज कुछ आते हैं हेल्थ के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर जो बिल पे करती है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो उसके बीच में जो क्लेम सेटलमेंट वगैरह करवाना होता है, कैशलेस करवाना होता है, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में जो कड़ी का काम करती है वो मेडी असिस्ट जैसी कंपनीज करती है, टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं इसको। तो देखिए काम यूनिक है और अपने आप में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस आने वाले टाइम में इंडिया में बढ़ेगा, क्योंकि अभी 16% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और क्योंकि विकसित जो देश होते हैं, डेवलप नेशन होते हैं, वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी जरूरी है। तो
तो आने वाले टाइम में इसकी संख्या बढ़ेगी। तो जिस हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोथ करेगा तो ऐसी टीपीए वाली कंपनियों की भी ग्रोथ होने वाली है। तो ग्रोथ पोटेंशियल इस सेक्टर के अंदर अच्छा नजर आ रहा है। पर्टिकुलर मैं कंपनी का नहीं कह रहा हूं, इस सेक्टर का अच्छा नजर आ रहा है। बाकी कंपनी को अगर देखें तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है और एसेट लाइट मॉडल है, मतलब इसके अंदर ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी काफी अच्छी है और आरओसी भी काफी अच्छी है, 15% से ऊपर की, ये अच्छी बात है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट वो भी अच्छी आ रखी है, हमने डिस्कस भी किया था, 10 में से 7वीं रेटिंग हमने पर्सनली, मेरी जो रेटिंग थी वो मैंने उसके साथ दी थी। तो एंकर लिस्ट भी अच्छी आ रखी है। तो ये सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर क्या है कि प्रमोटर्स अपनी काफी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। अगर प्रमोटर्स को इसकी ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा हो तो मुझे लगता है कि प्रमोटर्स को जो बने रहना चाहिए इस शेयर के अंदर, मतलब अपनी इतनी हिस्सेदारी सेल नहीं करनी चाहिए। और जो हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं उसके बाद 45% की हिस्सेदारी रह जाएगी, मतलब जो प्रमोटर्स हैं, मुझे लगता है मिनिमम 51% जैसी हिस्सेदारी रहनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। दूसरा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी हाई है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी और सस्ती करनी चाहिए। हालांकि कोई भी पेयर कंपटीटर नहीं है, कंपेयर तो नहीं कर सकते, पर 38 के पी मल्टीपल पर आ रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और सस्ता करना चाहिए था, 20-22 के पी मल्टीपल पर ठीक रहता। तो ये दो मेन नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा, मुझे कमेंट्स के अंदर काफी नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिले कि भाई इसके क्लेम सेटलमेंट के अंदर दिक्कत आती है, इसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, मतलब कस्टमर सपोर्ट के अंदर ऐसे बंदे बैठा रखे हैं जो भी उनको कुछ जानकारी भी नहीं है और ज्यादातर हमारे जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें देखने को मिली। तो ये मतलब इसकी टीपीए की सर्विसेज अच्छी नहीं है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, मतलब जो मैंने कमेंट्स में पढ़ा उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज देखें और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से, एंकर लिस्ट के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि भी आने वाले टाइम में ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। मतलब जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर जितना प्रॉफिट मिले उतना बढ़िया है। और उसके अलावा जिन जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है क्या उनको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अगर आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, पर्सनली मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करने का या सेल करने का या बाय करने का या सेल करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन लें आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। ये सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए था। अगर आपकी इससे हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।